देखो बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन। छोटा सा टॉपिक है हमारे सिलेबस का, बिजनेस वैल्यूएशन, जो उसके अंदर हम मैथ्स यूज करेंगे। जितना भी मैथमेटिक्स इसमें यूज होने वाला है वो पुराना वाला ही है। परपेचुइटी, एन्युटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या फॉर्मूलेज जो भी हैं वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज। तो बिजनेस वैल्यूएशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैल्यूएशन के नाम से आप लोग समझते ही होंगे कि कितना रेलिवेंट है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, वैल्यूअर्स, वैल्यूएशन। तो एक वैल्यूअर किस तरीके से वैल्यूएशन करता है, एक वैल्यूअर किस तरीके से वैल्यूएशन करता है, बेसिकली वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम वैल्यूएशन करते क्यों? व्हाई वी नीड वैल्यूएशन? तो वैल्यूएशन बच्चों, किसी भी असेट की या कोई भी कंपनी की, हमारा यहाँ पे जब बिजनेस वैल्यूएशन की बात है तो हम कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हैं, शेयर्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन की जाती है किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी चीज को बेचने के लिए। उसकी ट्रू वर्थ, उसकी फेयर वैल्यू, किसी चीज की क्या ट्रू वर्थ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन लोग वैल्यूएशन करते हैं। और वैल्यूएशन करने के कई मेथड है, हजारों मेथड है। अलग अलग तरीके से लोग एक चीज की 10 तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं। हमें 3 मेथड हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं वैल्यूएशन के। पहला है बच्चों असेट बेस्ड मॉडल, नेट एसेट मेथड भी कहते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है इनकम बेस्ड, और फाइनली कैश फ्लो बेस्ड। असेट बेस्ड, इनकम बेस्ड और कैश फ्लो बेस्ड। जब बात करते हैं हम असेट बेस्ड मॉडल की, बारी बारी समझते हैं एक एक मॉडल को। 3 तरीके से वैल्यूएशन के मॉडल है। पहला है असेट बेस्ड, दूसरा इनकम बेस्ड और तीसरा कैश फ्लो। असेट बेस्ड तो बिल्कुल सिंपल है। असेट बेस्ड क्या कहता है? असेट बेस्ड कहता है आप कंपनी के जो नेट एसेट है ना, वही कंपनी की वैल्यूएशन है। असेट बेस्ड अप्रोच का कहना है जो कंपनी के नेट, अच्छा कंपनी के नेट एसेट कैसे निकलते हैं बच्चों? अगर मैं किसी कंपनी के नेट एसेट्स निकालने तो कैसे निकालूंगा? इफ आई वांट टू कैलकुलेट नेट एसेट ऑफ अ कंपनी, तो मैं सारे एसेट लूंगा, उसमें से लाइबिलिटीज हटा दूंगा, उसमें से प्रेफरेंस शेयर भी हटा दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। तो एक तरीका, तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो असेट बेस्ड मेथड होता है वैल्यूएशन करने का, वो क्या कहता है कि आपको वैल्यू करना है, अपना बिजनेस वैल्यू करना है। आप देखो आपके बिजनेस के टोटल एसेट कितने हैं, अपने बिजनेस के सारे एसेट लो, उस बिजनेस के एसेट में से क्या हटा दो? लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज के, और प्रेफरेंस शेयर भी लाइबिलिटी होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर है नहीं है तो जीरो है तो उसे भी माइनस कर दो, जो बचा वो कंपनी की वैल्यू कहलाएगा। सिंपल से समझना, बहुत सिंपल टॉपिक है। ये कहता है वैल्यूएशन के 3 तरीके हैं, बिजनेस की वैल्यूएशन के 3 तरीके हैं। एक है असेट बेस्ड, थ्रू असेट्स। ये आप अकाउंट, सारे अकाउंटेंट ये बात समझते हैं कि असेट और लाइबिलिटी को माइनस, असेट में से लाइबिलिटी करेंगे तो बिजनेस की नेट वैल्यू आ जाएगी। भाई 100 करोड़ रुपए के मेरे पास असेट है और मेरे पास 40 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो नेट मेरी वैल्यू कितनी है? 60 करोड़ की। तो वो असेट बेस्ड है। फिर इनकम बेस्ड है और कैश फ्लो बेस्ड है। बट असेट बेस्ड मॉडल को बहुत अच्छा नहीं माना जाता।
असेट बेस्ड मॉडल को लोग बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। असेट बेस्ड मॉडल जनरली मैनिपुलेटेड हो सकता है असेट बेस्ड मॉडल में, क्योंकि सब कुछ अकाउंटिंग का। सबसे पहली बात तो असेट की वैल्यू कौन सी ले, देखो समझो, यहाँ पे मैं आपको पहला पॉइंट तो यही समझाऊं कि असेट की वैल्यू ले कौन सी, वो भी उसमें भी लड़ाई है। एक तो क्या ले सकते हैं, बुक वैल्यू। एक ले सकते हो आप बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को लोग रेलिवेंट मानते होंगे या नहीं मानते हैं? अरे बुक वैल्यू को कोई रेलिवेंट कैसे मानेगा बच्चों? बुक वैल्यू अप्रोच की कमी क्या है? पास्ट के बेस्ड है, हिस्टोरिक है। तो बुक वैल्यू, असेट का बुक वैल्यू कंसीडर करना इज नॉट अ राइट अप्रोच। तो बुक वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरा एक तरीका कहता है, बुक वैल्यू नहीं लेना चाहते आप, मार्केट वैल्यू लेना चाहते हो, तो क्या करो, एनआरवी ले लो, नेट रियलाइजेबल। दूसरा तरीका कहता है एनआरवी ले लो। और एक और तरीके की एक और वैल्यूएशन है, वो कहता है अगर आप एनआरवी भी नहीं लेना चाहते तो रिप्लेसमेंट वैल्यू ले लो। रिप्लेसमेंट वैल्यू अभी मतलब समझाता हूँ दोनों का। कहता है आप अपने एसेट का बुक वैल्यू नहीं लेना चाहते, ओके, मतलब एनआरवी ले लो। सर एनआरवी क्या होता है? एनआरवी का मतलब होता है कि क्या वैल्यू, आज अगर मैं अपने एसेट को बेचूं तो बेच के बाद मुझे नेट में क्या मिलेगा। अगर मैं अपने एसेट को बेचने जाऊं, एनआरवी का मेथड कहता है आपके एसेट की वो वैल्यू लो, एक तरीके से मार्केट वैल्यू ही है, बस खर्चे हटा देते हैं। मान लो अपने पास एक प्लांट मशीनरी है, एक कार है, अपने बिजनेस के अंदर कुछ गैजेट्स हैं। अपन ने मार्केट में जाके पता किया कि वो गैजेट 100 करोड़ के बिक जाएंगे और बेचने में 10 करोड़ का खर्चा आएगा, तो अपन वैल्यू कितनी लेंगे? 90। चाहे बुक में वैल्यू 40 करोड़ है, बट अपन कितना लेंगे? 90 करोड़। तो दूसरा तरीका क्या हो गया? एनआरवी। आज मैं अगर बेचने जाऊं तो कितने का बिकेगा मेरा सेट, मतलब बिजनेस को तोड़ तोड़ के बेचना, और जो वैल्यू मिलेगा उस सामने वाले से वो वैल्यू लेना। तो एनआरवी भी सही बात है, लॉजिकल बात है। भाई मार्केट वाला इतना देने को तैयार है, मैं तुम्हें इससे कम में क्यों बेचूंगा? भाई आपके पास एक फोन है, वो फोन मार्केट में 15,000 का बिक जाएगा, आप किसी को 15 से कम में क्यों सेल करोगे वो फोन? तीसरा होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब रिप्लेसमेंट वैल्यू का बच्चों क्या कंसेप्ट है? रिप्लेसमेंट वैल्यू कहता है कि अगर मैं सेम बिजनेस खुद बनाना चाहूं, आज ये वाला बिजनेस, मैं सेम बिजनेस खुद क्रिएट करना चाहूं, तो मुझे सारे एसेट नए लगाने पड़ेंगे, सारे एसेट रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो मेरा क्या खर्चा आएगा? वो इस बिजनेस की वैल्यूएशन, रिप्लेसमेंट वैल्यू। जरा समझना, एनआरवी और रिप्लेसमेंट वैल्यू में जरा सा डिफरेंस है। एनआरवी पॉइंट ऑफ सेलर है, वेंडर है, कंपनी के मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अगर अपने एसेट बेचेगा तो क्या मिलेगा। और रिप्लेसमेंट वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक फोन है जो आप खुद खरीदो, मार्केट से खुद जाके खरीदो तो आपको 20,000 का मिल जाएगा। आप सामने वाले को उस फोन के 20 से ज्यादा देना चाहोगे? नहीं देना चाहोगे। आप खुद वो रिप्लेस करो, सेम टू सेम बिजनेस यू कैन क्रिएट एट 90 CR। आप सेम बिजनेस क्रिएट कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग 90 CR। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू एक तरीके से किसके लिए मैक्सिमम दे देता है? बायर के लिए। ये बायर के लिए मैक्सिमम दे देता है एक तरीके से, आप देखो तो, कि मैक्सिमम बायर इज रेडी टू पे, इससे ज्यादा बायर नहीं पे करेगा। और नेट एनआरवी क्या दे रहा है? सेलर के लिए क्या दे रहा है? मिनिमम। इससे कम पे सेलर सेल नहीं करेगा। तो दोनों इसके बीच में क्या करेंगे? नेगोशिएट, मिनिमम। भाई ऑब्वियसली मैं अपना फोन 15 में बेच सकता हूँ, तुम ये सेम फोन मार्केट से 20 में खरीद सकते हो, तो 15 से 20 के बीच में कहीं नेगोशिएशन कर लेते हैं, तो सेलर के लिए मिनिमम दे देता है। तो बुक वैल्यू अप्रोच को तो अच्छा ज्यादा माना नहीं जाता। जो अप्रोच कंसिडर की जाती है, या तो एनआरवी की जाती है या रिप्लेसमेंट वैल्यू। ऑल दो इस मेथड की बहुत कमियां हैं। सर कमियां क्या क्या है इस मेथड की? इसकी अच्छाई सिर्फ ये है कि ये एक इजी मेथड है। असेट की वैल्यू निकाली,
बट ये रिप्लेसमेंट वैल्यू आपको लगता है आसानी से निकल जाती होगी? एनआरवी तो फिर भी मार्केट से मिल जाती होगी, बट मैं सेम असेट क्या पता मार्केट में मिले ही ना। सेम बिजनेस क्रिएट करना आसान थोड़ी है भाई। एक मोमोज का बिजनेस है, 10 साल से वो मोमोज का बिजनेस चल रहा है। मैं कहता हूँ कि सेम बिजनेस मैं आज क्रिएट करूंगा तो मेरा कितना खर्चा आएगा? कैसे निकालोगे रिप्लेसमेंट वैल्यू? तो रिप्लेसमेंट वैल्यू निकालना इज डिफिकल्ट। दूसरा, कहीं भी इंटेंजिबल एसेट की बात नहीं हुई। ये तो टेंजिबल टेंजिबल, बट कंपनी की वैल्यूएशन में तो इंटेंजिबल का भी रोल है। वो बिजनेस, आज आप उस बिजनेस को कह रहे हो कि 10 साल से वो जो मोमोज बेच रहा है उसके कस्टमर नहीं बना होगा, उसका ब्रांड नहीं बना होगा, उसकी माउथ पब्लिसिटी होती होगी, उसके नाम से लोग आते होंगे, कस्टमर आते होंगे। आज अपन जानते हैं वाओ मोमोज, तो वाओ मोमोज सिर्फ अपनी फ्रेंच, अब वाओ मोमोज को अगर कल को कोई खरीदना चाहे तो वो सिर्फ अपने एसेट के पैसे थोड़ी लेगा। गूगल को कोई खरीदना चाहे, कोई पतंजलि को खरीदना चाहे तो वो अपने ब्रांड के पैसे भी तो लेगा। तो इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन ये मेथड नहीं कर पाते, बल्कि एसेट बेस्ड अप्रोच तो कहता है इंटेंजिबल एसेट को क्या मानो? जीरो मानो। और ये मेथड पास्ट हिस्टोरिक बेस्ड, ये कंपनी के फ्यूचर को कंसिडर नहीं कर रहा है। ये कंपनी की फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को कंसिडर नहीं कर रहा है। आने वाले में मोमोज कितनी सेल बढ़ेगी, मोमोज का क्या मार्केट है, किस तरीके से ग्रोथ होगी मोमोज की मार्केट में, लोग कितना हेल्दी से अनहेल्दी पे जा रहे हैं, कितना लोग, उन सब फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहे। और तो कुछ एडजस्टमेंट याद रखना एग्जाम में, अगर आपको एनआरबी लेने के लिए बोलता है। मॉनेटरी एसेट का क्या लेना है? बुक वैल्यू। सर मॉनेटरी एसेट कौन से एसेट होते हैं? मतलब जो कैश में होते हैं, मतलब जिनसे कैश मिल जाएगा या कैश में होते हैं, जैसे रिसीवेबल हो गया, आपके डेटर्स हो गए, जिनसे कैश मिलने वाला ये आपका कैश हो गया। उसकी तो कोई मार्केट वैल्यू नहीं हुई ना, जितना पैसा मिलना है, तो कहता है उनकी हमेशा क्या लेना? बुक वैल्यू। फिर कहता है टेंजिबल एसेट। अगर आपके पास टेंजिबल एसेट है तो तीनों में से कुछ एक ले सकते हो, रिप्लेसमेंट ले सकते हो, रिलाइजेबल ले सकते हो, और बुक वैल्यू ले सकते हो। जो मैं अभी मैं ऊपर बता रहा था आपको कि असेट का 3 वैल्यू हो सकता है। तो कहता है टेंजिबल असेट के लिए अगर गोइंग कंसर्न है, कंपनी चलती रहेगी, तो सबसे बेटर क्या है? रिप्लेसमेंट वैल्यू। अगर कंपनी को बेचने का पर्पस है तो क्या लो? रिलाइजेबल। और बुक वैल्यू, अगर दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो कौन सी वैल्यू ली जाएगी दोस्त? बुक वैल्यू। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट को हमेशा जीरो लेना है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तभी लेंगे। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? जीरो। कंसीडर इंटेंजिबल एसेट ऑलवेज जीरो, however if market value is given then take the market value। इन्वेंट्री किस पे लेना है? एनआरवी पे, कि जितने की बिक जाएगी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन वो लेना है। अच्छा, रिसीवेबल लेते वक्त ध्यान रखना, कोई बेड डेट है तो माइनस कर देना। सर बेड डेट क्यों माइनस करेंगे? अरे आपको 1 लाख रुपए लेने हैं और आपको लग रहा है कि 20,000 में मुझे नहीं मिलेंगे सामने वाले से, तो मिलेंगे कितने? 80,000। और लाइबिलिटीज हमेशा किस वैल्यू पे लोगे? रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू समझते हो? जिस वैल्यू पे हमें पे करना है। तो नेट एसेट मेथड वैल्यूएशन का कहता है, मैंने समराइज कर दिए पॉइंट्स, हालांकि नेट एसेट मेथड पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। वैल्यूएशन मेथड जो 3 मेथड हम पढ़ रहे हैं उसमें नेट एसेट मेथड को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट फिर भी कुछ आ सकता है तो इसी में से आएगा जो मैंने सारा बता दिया आपको। इतना सा ध्यान रखना कि सारे के सारे एसेट में से सारी लाइबिलिटीज हटा देनी है। एसेट किस वैल्यू पे लेने हैं? मॉनेटरी है तो बुक वैल्यू पे। सर मॉनेटरी का मतलब ऐसे एसेट जो मनी के टर्म्स में है, मॉनेटरी पैसे के टर्म्स में, जैसे कैश। अच्छा सर टेंजिबल है तो टेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन क्या लेंगे? रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं,
एनआरवी भी जो क्वेश्चन बोलेगा वो ले लोगे, या बुक वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो क्या लेंगे, बुक वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन हमेशा जीरो लेंगे, बट मान लो बोल रखा है कंपनी के ब्रांड की मार्केट वैल्यू है 50,000, तब ले लो। मार्केट वैल्यू गिवन है तो फिर तो ठीक है, वैल्यू हो गई, फिर तो वैल्यूएशन करके दी हुई है आपको। इन्वेंट्री, एनआरवी, रिसीवेबल, डेट, बेड डेट को हटा के, चाहे बेड डेट हो चुका हो या बेड डेट का अलाउंस बना रखा हो, प्रोविजन बना रखा हो, सब माइनस होगा। और लाइबिलिटी किस वैल्यू पे ली जाएगी दोस्त, रिडम्पशन वैल्यू पे। वेरी गुड। तो अपन सीख रहे हैं वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन में अपन ने देखा कि तीन मेथड होते हैं, असेट बेस्ड, इनकम बेस्ड और कैश फ्लो बेस्ड। असेट बेस्ड मेथड कहता है कि जैसे अपन लोग नेट असेट निकालते हैं ना, अकाउंटेंट, असेट बेस्ड मेथड तो अकाउंटेंट को आना ही चाहिए, हर अकाउंटेंट को आता है। कोई मुझे बोले कि मेरी कंपनी की वैल्यू करो असेट के बेस पे, तो मैं क्या कहूंगा, असेट में से लायबिलिटी हटा दो, सारी लायबिलिटी, करंट नॉन करंट सब, जो बचा वही तो कंपनी की इक्विटी की वैल्यू आ गई भाई। असेट माइनस ऑल लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल, और कैपिटल की वैल्यू ही हमारे बिजनेस की वैल्यू। तो बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है इस मेथड के लिए, बस इतना सा ही ध्यान रखना है जितना मैंने बताया, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। बस एक बार इसको रीड कर लो। आ, मैंने आपको बताया ना तीन होते हैं, बुक वैल्यू, एनआरवी और रिप्लेसमेंट। तो तीनों की स्ट्रेंथ और तीनों की वीकनेस एग्जाम में लिखने को आ सकता है। कंपेयर व्हाई वी शुड बुक वैल्यू, एनआरवी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एग्जाम में थ्योरी में ये बात पूछी हुई है, तो एक बार रीड कर लो। बस नोट करने की जरूरत नहीं, आपकी बुक में है ये चार्ट, आप सिर्फ इसको एक बार रीड कर लो। जो समझ नहीं आता एक बार मुझसे पूछो, कोई टर्म कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा हो तो पूछो। एक बार रीड कर लो बच्चों सारे इसको जल्दी से। सर असेट स्ट्रिपिंग क्या होता है, तो असेट स्ट्रिपिंग, असेट स्ट्रिपिंग का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। असेट स्ट्रिपिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि असेट को तोड़ तोड़ के, मतलब एनआरवी में आप क्या करते हो, अपनी कंपनी के एसेट को अलग अलग करके बेचते हो। भाई आपके पास 10 असेट है तो उनको स्ट्रिप करोगे ना, एक साथ थोड़ी बेचोगे, बंडल बना के थोड़ी बेचोगे। असेट बंडलिंग नहीं करते, असेट स्ट्रिपिंग करते हैं, एक एक चीज को अलग कर करके बेचना, उसे बोलते हैं असेट स्ट्रिपिंग। तो बुक वैल्यू अप्रोच की स्ट्रेंथ क्या है कि ये इजी टू ऑब्टेन है, बुक वैल्यू आसानी से मिल जाता है, बट वीकनेस क्या है, इट हिस्टोरिकल है। एनआरवी अप्रोच का क्या है कि कम ओनर, इससे कम में किसी को नहीं बेचेगा। भाई आज अगर मैं अपने एसेट को बेचना चाहूं तो जो मेरे एसेट हैं जिस रेट पे बिकेंगे उससे कम पे तो मैं किसी को नहीं बेचूंगा। और वीकनेस क्या है कि वैल्यूएशन प्रॉब्लम, स्पेशली क्विक सेल, वैल्यूएशन प्रॉब्लम। अच्छा, अगर मुझे जल्दबाजी है बेचने की तो मैं मार्केट वैल्यू निकाल, मार्केट वैल्यू ढूंढने में तो टाइम लगता है। आपके पास आपके 10 असेट है, आप जगह जगह पे 10 जनों से पूछोगे, जो सबसे बेटर वैल्यूएशन देगा उसको बेचोगे। तो अगर आपको जल्दबाजी, देखते नहीं हो कई बार लोगों के घर का कई एसेट जल्दबाजी में बहुत सस्ते बिक जाते हैं। वो कहता है भाई मुझे अमेरिका जाना था,
तो इसलिए मैं घर सस्ते में बेच के जा रहा हूँ। तो वहां पे ये मेथड काम नहीं आ पाता मार्केट वैल्यू बेस्ड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड कहता है बायर इससे ज्यादा कभी नहीं देगा। जो असेट मैं खुद क्रिएट, आपके पास एक घड़ी है, वो घड़ी मैं खुद बना सकता हूं एक रेट लगा, वो सेम वॉच आई कैन मेक एट 20,000, आई विल नॉट पे मोर देन दैट। वैल्यूएशन प्रॉब्लम, सिमिलर एसेट फॉर कंपैरिजन इग्नोर्स गुडविल। तो कहता है पहले तो दोनों मेथड ही गुडविल को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे एनआरबी हो चाहे रिप्लेसमेंट हो। और दूसरा वैल्यूएशन प्रॉब्लम सिमिलर एसेट, रिप्लेसमेंट वैल्यू के लिए मैंने एक और बात आपको बताई थी अभी कि रिप्लेसमेंट वैल्यू मिलती नहीं है। जरूरी थोड़ी है मार्केट में हर एसेट का सिमिलर एसेट हो, कई बार यूनिक एसेट होते हैं, मिलता ही नहीं है रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो ये बच्चों कौन सा मेथड हो गया आपका, एसेट बेस्ड मेथड। अगला मेथड लिखना इनकम बेस्ड वैल्यूएशन। इनकम बेस्ड वैल्यूएशन हेडिंग बनाओ। ये भी बड़ा सिंपल सा मेथड है। इनकम बेस्ड में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ये मैं ऑलरेडी वैसे थोड़ा बहुत आपको पढ़ा चुका हूँ। पी रेशो वाला याद है आपको, रेशो में मैंने बताया था। तो वो दो लगता है इसमें, एक लगता है पी रेशो मेथड, कंपनी की वैल्यूएशन के लिए आप क्या करते हो, पी रेशो को यूज करते हो, या दूसरा होता है अर्निंग यील्ड मेथड। दोनों मेथड समझा देता हूँ। अकाउंटिंग है दोनों ही, अभी तक मैंने जो असेट बेस पढ़ाया वो भी अकाउंटिंग मेजर है, और अर्निंग यील्ड और पी रेशो भी एक तरीके से अकाउंटिंग मेजर है। बस यहाँ पे क्या करना होता है, अगर आपसे कोई बोले कि कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कोई पूछे, इक्विटी को सर्कल कर लेना, मैंने कंपनी ने लिखा है, क्या लिखा है, इक्विटी। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पी रेशियो से निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ऐसा समझो, ये टोटल मार्केट वैल्यू है, टोटल। जो तुमने बोला ईपीएस इनटू पी रेशियो, उससे कौन सी निकलेगी, पर शेयर मार्केट, पर शेयर। मैं टोटल मार्केट वैल्यू अगर निकालना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर एग्जाम में कभी भी पी रेशियो मेथड से आपको मार्केट वैल्यू निकलवाता है तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का फोरकास्टेड पैट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उस कंपनी की फोरकास्ट अर्निंग निकालनी, उस कंपनी का फोरकास्टेड पैट निकालना पड़ेगा या फोरकास्टेड अर्निंग निकालनी पड़ेगी। जिस कंपनी की मैं वैल्यूएशन करना चाहता हूं उसे क्या बोलेंगे, टारगेट कंपनी। भाई मान लो मैं कनिका की वैल्यूएशन करना चाहता हूं तो कनिका मेरे लिए क्या है, टारगेट कंपनी। तो मैं कनिका की देखूंगा कि फोरकास्टेड अर्निंग क्या है आने वाले साल में, अगले साल ये क्या पैट कमाएगी, क्या देखना चाहता हूं, पैट। और इस पैट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिमिलर कंपनी की पी रेशो से। सिमिलर कंपनी की पी, क्योंकि मेरी कंपनी की पी रेशो तो है ही नहीं ना, मेरी तो मार्केट वैल्यू में निकाल रहा हूं। तो मैं एक सिमिलर कंपनी का पी रेशो लूंगा और उसको क्या करूंगा, कनिका के रिस्क से एडजस्ट कर दूंगा। उसमें जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन बताएगा, एडजस्टमेंट करके उसे बोलते हैं सिमिलर कंपनीज एडजस्टेड पी रेशो। सिमिलर कंपनी एडजस्टेड पी रेशो, बहुत सिंपल मेथड है। बस इसमें परेशान कैसे करेगा, या तो आपको फोरकास्टेड अर्निंग में डायरेक्ट ना देके आपसे निकलवाएगा, तो वहां पे आपको अकाउंटिंग लगानी है, वहां पे फाइनेंस का कंसेप्ट थोड़ी लगाना है। पैट निकालने के लिए फाइनेंस का क्या कंसेप्ट हुआ, आपको देखना है रेवेन्यू सही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फोरकास्टेड। एक क्वेश्चन हमने करा भी था, आपको याद हो तो, जिस क्वेश्चन के अंदर हमने फोरकास्टेड अर्निंग निकाली थी, लोन मान के या दो सिचुएशन मान के हमने कंपनी का पैट निकाला था ना। एक सिचुएशन में हमने क्या माना था, राइट इशू। तो वैसे ही फोरकास्टेड अर्निंग निकलवाएगा या पी रेशो सिमिलर कंपनी का डायरेक्टली दे देगा। जनरली यहाँ तो परेशान नहीं करता है वैसे, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट इस लेवल पे क्या आप पी रेशो को एडजस्ट करोगे। बट मान लो फिर भी कह देता है कि पी रेशो को 10% ज्यादा लेना, जितनी भी सिमिलर कंपनी की पी रेशो है उससे हमारी पी रेशो क्या लेना, 10% ज्यादा या 10% कम, तो वो तो कर लोगे मैथ से। अच्छा,
वहीं ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, अगर मुझे मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी होती तो कैसे निकालता? हाँ, या तो जो ये निकला इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, टोटल मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, या डायरेक्ट निकालना हो तो ईपीएस इंटू पी रेशियो। दोनों सेम ही फॉर्मूले है, बच्चे समझते हैं दो फॉर्मूले, दोनों नहीं, एक है टोटल लेवल का फॉर्मूला और एक है पर शेयर लेवल का फॉर्मूला। मेरी टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन करनी है मुझे, वट एवर इज माई टारगेट कंपनी। माई टारगेट कंपनी मान लो सलमान खान है, मेरे को टारगेट कंपनी सलमान जी की वैल्यूएशन करनी है, तो मैं पी रेशियो सलमान जी की नहीं लूंगा, मैं किसकी लूंगा? शाहरुख की ले लूंगा, मैं आमिर जी की, आमिर खान की ले लूंगा, जो उनके कॉम्पिटिटर्स है, सिमिलर इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, सेम काम करते हैं, बट फिर भी सलमान और शाहरुख के अंदर हल्का सा डिफरेंस होगा। मान लो शाहरुख मार्केट में लिस्टेड है, शाहरुख की वैल्यूएशन हमें, शाहरुख की पी रेशियो हमें गिवन है 15, बट सलमान की 15 से ज्यादा भी हो सकती है वैल्यू। हो सकता है सलमान मार्केट में ज्यादा हो रहा रखता है, तो हमें कुछ एडजस्ट करनी पड़े, उसे 10% इंक्रीज करनी पड़े, या हो सकता है सलमान की कम हो सकती है बिग बॉस की वजह से, तो कम भी रख सकते हैं। दूसरा अप्रोच दोस्त क्या है? अर्निंग यील्ड मेथड। ये भी कुछ नहीं है, अर्निंग यील्ड मेथड बहुत इजी मेथड है, इतना समझो, रिवर्स ऑफ पी रेशियो। जो पी रेशियो होता है उसका उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाता है? अर्निंग यील्ड। पी रेशियो क्या होता है? व्हाट इज पी रेशियो? एमपीएस अपॉन ईपीएस। अगर आप ईपीएस अपॉन एमपीएस कर दो तो वो क्या बन जाता है? यील्ड। यील्ड हमेशा क्या होता है? रिटर्न ऑन मार्केट। मैंने कितना पैसा लगाया, कितना रिटर्न आया? अर्निंग यील्ड। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, रिवर्स ऑफ पी रेशियो। ये भी नया नहीं है, रिवर्स ऑफ पी रेशियो, अर्निंग यील्ड। जिस तरह से पी रेशियो हमने रेशियो वाले टॉपिक्स में पढ़ा था फाइनेंशियल रेशियोज में कि एमपीएस अपॉन ईपीएस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी रेशियो ऑफ 10? अगर किसी कंपनी की पी रेशियो 10 है तो उसका मतलब क्या था? एक कमाने के लिए 10 नहीं, फॉर अर्निंग 1 रुपीज मार्केट इज रेडी टू पे, सो वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी 1:10। 1 रुपए की वैल्यू कितनी है उस कंपनी में? एक कंपनी है उसमें 15 हो सकती है, क्योंकि आप जिस तरह बोल रहे हो इस तरह समझोगे तो लोअर लोएस्ट पी रेशियो आपको सही लगेगी। इस तरीके से नहीं सोचना है, सोचना ऐसे है कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन है 1 रुपए के लिए। तो 1:10, 1:15, हाई पी रेशियो में सिग्निफाई ओवर वैल्यूएशन और हाई वैल्यूएशन। और अर्निंग यील्ड क्या है? पी रेशियो का उल्टा। एमपीएस अपॉन ईपीएस तो पी रेशियो बता रहा है, बट ईपीएस अपॉन एमपीएस रिटर्न बता रहा है। जैसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं ना, कि मैंने इतना पैसा लगा के क्या कमाया, वैसे यहाँ पे हाँ, यहाँ आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक होगी। अगर आप कहते हो 10/100, 10%, तो वो क्या है? रिटर्न। 100 रुपए लगा के कितना कमाया, ये सही है यील्ड। तो इस अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यील्ड में और नोटिंग कर लो। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर अर्निंग यील्ड में ना दो तरीके से क्वेश्चन बनाता है, इसमें भी डाल देता है, नो ग्रोथ और विद ग्रोथ। जैसे हमने डिविडेंड में पढ़ा था ना, ग्रोथ और नो ग्रोथ, वैसे ही हर साल यील्ड भी कंपनी की ग्रो हो सकती है। अगर हर साल यील्ड सेम है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो ये कहता है मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू ईपीएस इंटू 1 अपॉन अर्निंग यील्ड। मतलब वही परपेचुटी वाली बात हो गई, ईपीएस को रेट से, ईपीएस कांस्टेंट ईपीएस है, उसको डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर दो। अर्निंग यील्ड हमेशा किसमें होता है? परसेंटेज में। तो मान लो 12% की अर्निंग यील्ड है, 10% की, 100 रुपए कमा के ईपीएस कमाती है कंपनी पर शेयर, 10 रुपए की अर्निंग यील्ड है, तो वैल्यूएशन कितनी हो गई? 1000 रुपए। एक शेयर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1000 रुपए। तो वैल्यू पर शेयर निकलती है ईपीएस अपॉन अर्निंग यील्ड, और टोटल वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं? पैट अपॉन अर्निंग।
ईपीएस की जगह क्या ले लेते? पैट। अच्छा, अगर ग्रोथ दी हो तो कंफ्यूज मत होना, मुझे बताओ ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था? ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था? मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालते वक्त हम ग्रोथ का फॉर्मूला डिविडेंड के केस में बताया था आपको, क्या था? D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय KE माइनस। अब यहाँ पे देखो उस फॉर्मूले को कैसे चेंज करूंगा, वो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, D0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन KE माइनस जी। सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बस फिगर चेंज कर दोगे। D0 की जगह यहाँ क्या ले लोगे? ईपीएस। ईपीएस 0 आज का ईपीएस, क्योंकि अब ये अर्निंग के लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं कर रहे हो, वैल्यूएशन किस पे कर रहे हो? अर्निंग पे। इनटू 1 प्लस जी, 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट तो क्वेश्चन में गिवन होगी, जी तो सेम ही रहेगा। के की जगह क्या ले लोगे? अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड माइनस जी, नोट कर लो। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंसेप्चुअली, हमने पढ़ा था डिविडेंड विद ग्रोथ। डिविडेंड से भी वैल्यूएशन होती है, डिविडेंड से भी कंपनी का मार्केट शेयर आता है। आप देखो, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिविडेंड विद ग्रोथ होता है तो अपन फॉर्मूला क्या लेते हैं मार्केट वैल्यू निकालने के लिए? D0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन माइनस जी। और अगर हमें ईपीएस, अर्निंग पर शेयर विद ग्रोथ दे रखा हो, यानी अर्निंग यील्ड, जो ग्रोथ वाली अर्निंग यील्ड दे रखी हो, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बना? डिविडेंड की जगह ईपीएस। ये डीपीएस है, डिविडेंड पर शेयर है, ये अर्निंग पर शेयर है, इंटू 1 प्लस जी अपॉन अर्निंग यील्ड माइनस ग्रोथ। के नहीं, अर्निंग यील्ड। आप में से कोई बता सकता है इन दोनों, ये दोनों मेथड जो है वैल्यूएशन के, इन दोनों मेथड से मार्केट वैल्यू आती है, सेम आएगी डिफरेंट आएगी? मार्केट वैल्यू पर शेयर दोनों मेथड से आ सकती है, ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी, सारे फैक्टर डिफरेंट है, सेम तो आ ही नहीं सकती। तो एक ही चीज को वैल्यूएशन करने के दो मेथड है, दोनों का देखो गलत नहीं है, दोनों सही है, पर दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। बताओ डीबीएम किसके लिए अच्छा है और ईपीएस वाला किसके लिए अच्छा है? कौन से इन्वेस्टर वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्रेफर करेंगे, कौन से इन्वेस्टर ये वाली वैल्यू प्रेफर करेंगे? Every investor is interested in a certain valuation. A valuation is not for all. वैल्यूएशन कभी भी सबके लिए नहीं होती है बच्चों। अगर मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं, समझो मैं एक माइनॉरिटी हूं, कंपनी में 4-5%, 2% शेयर खरीदने का मन बना रहा हूं, मेरे पास छोटा सा फंड है, मैं माइनॉरिटी हूँ, कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, बताओ मैं कौन सी वैल्यूएशन के साथ जाना चाहूंगा? ईपीएस। भाई मेरा मकसद क्या होगा कंपनी से? कंपनी की मैं अर्निंग में इंटरेस्टेड हूँ या डिविडेंड में? अर्निंग तो यार, डिविडेंड वाइडर है, अर्निंग वाइडर है? अर्निंग वाइडर है। एक कंपनी का छोटा इन्वेस्टर कंपनी के कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो तो उसी कंपनी के डिविडेंड देखना चाहेगा ना, उसको क्या मिलना है? उसको डिविडेंड मिलना है कि और जो बड़ा इन्वेस्टर है, मेजर इन्वेस्टर है, उसका डिविडेंड में कोई इंटरेस्ट है? वो तो जब चाहे कंपनी का डिविडेंड बंटवा सकता है, उसके पास तो कंट्रोलिंग पावर है, तो वो किस पे इंटरेस्टेड होगा? अर्निंग। आज एक कंपनी में खरीदने जाऊं विद अ पर्सपेक्टिव टू ग्रो दैट कंपनी, तो मैं अर्निंग देखना चाहूंगा, बट मैं पर्सपेक्टिव की बात है बच्चों। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव बिहाइंड डूइंग समथिंग? इज इट अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव? देन यू विल फोकस मोर ऑन डिविडेंड। तो अगर कभी कंपैरिजन आ जाए तो ये लाइन ध्यान रखना, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ये जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है,
नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता, साल में कितनी बार भी हो सकता है। क्वार्टरली डिविडेंड पे करती है जनरली कंपनी वैसे तो, बट क्वार्टरली सालाना डिविडेंड भी पे कर सकती है। बट अवर पर्सपेक्टिव इज गेटिंग डिविडेंड। अ कंपनी व्हिच इज नॉट पेइंग डिविडेंड एट ऑल, दैट कंपनी is better measured through EPS model, or I am interested only in dividend, so I want to pay the value of dividend only. Dividend growth model valuation through dividend growth model is used to value, DVM is used to value minority shareholders in the target company. It is used to value minority shareholder. It is used to value minority shareholders in the company, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस पे है, डिविडेंड। Whereas EPS model, EPS growth model is used for valuation of controlling interest, majority shareholder, controlling interest. It is used for valuation of majority controlling interest. यहाँ पे एक चीज मैं फिर से आप लोग को याद दिला देता हूँ, एक मैथमेटिकल गलती, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पे बच्चे एक मैथमेटिकल गलती करते हैं, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है, चाहे ईपीएस हो चाहे डिविडेंड हो, ये चीज ध्यान रखना। एक एग्जांपल, कोई भी हो, 0 1 2 3, 0 1 2 3 और 4 टू इंफिनिटी, लेट्स से ऐसे कुछ आपको दिया हुआ है, 4 टू इंफिनिटी। वैसे मुझे लगता नहीं आप में से कोई गलती करेगा। मान लो ईपीएस है, डिविडेंड है, कोई भी है, देखो मान लो यहाँ मिला हमें D1, यहाँ मिला D2, यहाँ मिला D3, जो डिविडेंड मिला यहाँ मिला D3, और फोर्थ से इंफिनिटी कह रहा है कि कांस्टेंट ग्रोथ होगी, फोर्थ ईयर से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ग्रोथ। तो कर सकते हो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व। इसमें क्या ध्यान रखना होता था, पहले D4 का लेकर D3 का निकाल देंगे और उससे जो डिविडेंड ग्रोथ का फॉर्मूला लगा देंगे। वैल्यू क्या आएगी हमेशा, एक साल पीछे। मानो D1 को हम लिखें $10, D2 को अगर मैं लिखता हूं $15, D3 को लिखता हूं मैं $20, तो फोर्थ से इंफिनिटी पे जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, $20 लूंगा, D3 निकालना क्या है, D4 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। मान लो मैं ग्रोथ रेट ले लेता हूँ 5%, तो 1 प्लस 0.05, या इसको सीधा लिख सकता हूँ 1.05, $20 इंटू 1.05, और डिवाइड किससे करूंगा, अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% मान लूं तो 20% माइनस 5%। बच्चा ये जो आंसर निकल के आता है हमेशा कब निकल के आता है, एक साल पीछे। कितना आ रहा है जरा बताना, 20 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 15%, 140। तो ये $140 जो आया है ये कब आ गया है, थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में अपने पास 1 2 3 और 4, मतलब अब टोटल कैश फ्लो कितने हैं, 4। $10 है पहले साल में, $15 है दूसरे साल में, और तीसरे साल में कितना है,
20 उसका और 140 आगे का। तो इसको कितने साल पहले पुल बैक? 1 साल। इसको कितने साल पहले पुल बैक? इसको कितने साल पहले? इसको कितने साल पहले? ये ध्यान। This mathematical mistake will make you lose 1 or 2 marks in the exam. Even you know entire formula how to solve, but doing this 1 marks mistake or 2 marks mistake is not right. आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है इसने डायरेक्ट 0 पे वैल्यूएशन नहीं देगा। ये आप जो ले रहे हो ऊपर का न्यूमरेटर उससे 1 साल पीछे देता है। अगर आपने D3 पे ग्रोथ लगाई है तो न्यूमरेटर कहाँ है? D4 पे। तो D4 का वैल्यू आएगा किस पे? D3। तो यहां तक तो आई थिंक अपना सारा पुराना ही है। वैल्यूएशन में मैथ सारी पुरानी है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका असेट अलग है। असेट अपन जानते हैं पहले से, लायबिलिटीज जानते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू, एनआरवी सब अपन ने कोई ना कोई वर्ड सुना हुआ है। अब आ रहा है आपका मेन वैल्यूएशन लास्ट मेथड। मैंने बोला 3 मेथड है। पहला कौन सा था? असेट बेस्ड। दूसरा इनकम बेस्ड। इनकम बेस्ड में 2 अप्रोच है, पीई रेशियो या अर्निंग यील्ड। अब फाइनली ये आपके लिए बिल्कुल नया है, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। बट इंटरेस्टिंगली इस लेवल पे ना बहुत ज्यादा वैल्यूएशन को लेके आपको परेशान करता नहीं। फिर भी आप more question you will see from capital budgeting, more question you will see from working capital, cost of capital. They are not want to test too much of valuation from you right now because ये बहुत अच्छे से कहाँ कवर किया था? Advanced financial management में they have covered in detail the cash flow based valuation also. देखो 2 तरीके से वैल्यूएशन होती है। तो डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन, डिविडेंड भी तो कैश फ्लो ही है, बट एक प्रॉपर कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन होती है जो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। एएफएम में तो अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट आपके लिए मैं बहुत सिंपलिस्टिक क्राइटेरिया से समझा रहा हूँ, आपको जरा समझना। कहता है कैश फ्लो 2 तरीके के होते हैं। अपने पास नोट्स भी बनाते रहना, समझते भी रहना। कहता है कैश फ्लो 2 तरीके, एग्जाम में कैश फ्लो गिवन नहीं होंगे, ये कैश फ्लो भी निकालने होंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। कहता है कैश फ्लो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एफसीएफएफ और एक होता है एफसीएफई। मतलब सर, एक है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, और एक होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। बच्चा, एक होता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म और दूसरा होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अगर 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 मैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालता हूं, फ्री कैश फ्लो टू फर्म इज द कैश फ्लो only for equity or it's for both debt and equity? Both debt and equity. All of you understand firm level? I'm talking about the firm level, overall level. So I am concerned about capital structure or not concerned? Not concerned. मुझे नहीं पता पैसा डेट से आया इक्विटी से आया, मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ फर्म के लेवल। बट जब मैं बोल रहा हूँ फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, मतलब फ्री मतलब बचा हुआ, जो पैसा बचा हुआ वो सिर्फ किसके लिए निकाल रहा हूँ? इक्विटी। तो एक बात बताओ, डिस्काउंट रेट में एक होता है वैक, एक होता है केई। वैक किसके लिए सुटेबल है, फर्म के लिए या इक्विटी के लिए? फर्म के लिए। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म को हमेशा डिस्काउंट किससे करोगे? वैक्स। अगर एग्जाम में कभी भी आपको एफसीएफएफ से वैल्यूएशन करनी है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम पेज पे चलेगा। न्यूमरेटर पूरे घर का तो डिस्काउंट रेट भी पूरे घर का, और न्यूमरेटर सिर्फ मालिकों का तो डिस्काउंट रेट भी सिर्फ, तो वो कौन सा होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसलिए मैंने आपको कल भी बोला था लास्ट क्लास में कि एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज करके आइएगा। होपफुली आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो घर में। फ्री कैश फ्लो टू फर्म डिस्काउंट किससे करना है? वैक से। और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी को डिस्काउंट किससे करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। बच्चों, इससे जो वैल्यू निकल के आती है, इससे इक्विटी की वैल्यू आएगी या फर्म की वैल्यू आएगी? फर्म। इससे निकल के आती है फर्म वैल्यू। एक और नाम से बोलते हैं इसे टेक्निकली एंटरप्राइज वैल्यू। कंफ्यूज मत होना, एंटरप्राइज वैल्यू बस फर्म वैल्यू, हम तो फर्म वैल्यू ही बोलेंगे, बट कभी एंटरप्राइज वैल्यू बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, इससे वैल्यू जो निकल के आती है, क्या निकल के आती है? इक्विटी वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। समझ आ रहा है डिफरेंस फर्म वैल्यू और इक्विटी वैल्यू में? फर्म वैल्यू है ओवरऑल वैल्यू, मतलब डेट। और अच्छा, इस फर्म वैल्यू में से अगर मैं डेट हटा दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? इक्विटी की। एक ही तो बात हो गई, फर्म वैल्यू दोनों की है, इसमें से मैं वैल्यू ऑफ डेट हटा देता हूँ। तो एक तरीका इक्विटी वैल्यू निकालने के अब दो तरीके हो गए, एक है डायरेक्ट थ्रू एफसीएफई। अगर एग्जाम में एफसीएफई से आपको निकालना है तो नहीं निकालना, हमेशा एफसीएफएफ निकाल के डेट माइनस करके इक्विटी वैल्यू निकालोगे, जब तक कि ये पॉसिबल नहीं है। पहली प्रेफरेंस इक्विटी वैल्यूएशन की हमेशा क्या होती है? एफसीएफएफ मेथड, फर्म से इक्विटी में पहुंचो, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा डिटेल मिल पाता है, ये मेथड ज्यादा ज्यादा स्टेबल माना जाता है। एफसीएफई मेथड इज कंसीडर लेस स्टेबल कंपेरेटिवली टू एफसीएफएफ। तो एफसीएफई तभी करना जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको इसके बारे में बोले। तो वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दोगे, सर डेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो डेट का वैल्यूएशन निकालने में कोई इशू थोड़ी है। डेट का वैल्यूएशन क्या है? उसके इंटरेस्ट का और उसके प्रिंसिपल का डिस्काउंट कर देना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेट? या तो गिवन होगा मार्केट वैल्यू को डेट वैल्यू डेट ले लेंगे, या उसके नहीं दिया हुआ रिडीमेबल डेट है, उसका वैल्यूएशन ना दिया हो तो कैसे करोगे? जितना भी इंटरेस्ट है और जितना भी प्रिंसिपल है उसकी डिस्काउंट किस पे कर दोगे? जो भी मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वैल्यू ऑफ डेट क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। slowly go through again this concept, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। कुछ नहीं बताया अभी इसमें, एक बार इसको सेटल इन हो जाओ इसके साथ, तब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा एफसीएफएफ और एफसीएफई। अभी बस यही रह गया है हमारा अल्टीमेटली कि एफसीएफएफ और एफसीएफई क्या निकलता है। वैट मुझे बताना नहीं था, केई मुझे बताना नहीं था। वैट कैसे निकलता है जिसको नहीं आता वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया कि अपन ने देख लिया कैपेम और डीवीएम दोनों से निकल जाता है। अभी भी नहीं आता तो रिवाइज करो। बात बचती है कि सर न्यूमरेटर में एफसीएफएफ कैसे निकलेगा या एफसीएफई कैसे निकलेगा, वो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा देखो कुछ और नहीं समझ आता तो कुछ, मतलब फर्म की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अच्छा, वैल्यू ऑफ फर्म भी वैसे एक दो तरीके से निकल जाएगी। अगर आपको इक्विटी वैल्यू दी हो और डेट वैल्यू दी हो तो भी तो आप फर्म वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म से निकाल सकते हो, तो कई बार वैल्यू ऑफ फर्म भी उल्टा निकलवाते हैं। और एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, दे आर आस्किंग फर्म वैल्यू और इक्विटी वैल्यू। अच्छा, एक और चीज, अभी तक जो मैंने पीछे दो मेथड पढ़ाए थे, ये एसेट बेस्ड जो मेथड था, ये फर्म वैल्यू दे रहा था, इक्विटी वैल्यू दे रहा था? सोचो सोचो, असेट बेस्ड मेथड जो वैल्यू दे रहा है, ये फर्म वैल्यू दे रहा है या इक्विटी वैल्यू दे रहा है? इसमें सारी लाइबिलिटी माइनस कर रहे हो, डेट भी माइनस कर रहे हो, नॉन करंट, तो कौन सी वैल्यू दे रहा है? इक्विटी वैल्यू। ये जो मेथड थे पी रेशियो और अर्निंग यील्ड, ये भी कौन सी वैल्यू दे रहे हैं? इक्विटी वैल्यू। तो फर्म वैल्यू का अभी तक एक ही मेथड पहली बार सामने आया जो मेथड दोनों देता है, वो कौन सा है? एफसीएफ, फ्री कैश। अच्छा सर, ये बात तो समझ आ गई, जरा निकलते कैसे हैं दोनों वो भी पहले नोट कर लो, फिर समझाऊंगा मैं शाम। ये इसको नोट करो, लिख लो। फ्री कैश फ्लो टू फर्म का फंडा होता है एफसीएफएफ का। सबसे पहले क्या लेते हो? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, इंटरेस्ट हटाओगे या नहीं हटाओगे? फर्म की वैल्यू निकाल रहे हो, डेट डेट की कॉस्ट हटाओगे नहीं हटाओगे? नहीं हटाएंगे। तो इंटरेस्ट डेट को देते हैं तो नहीं हटाएंगे, सीधा क्या माइनस कर दिया? सीधा टैक्स माइनस कर दिया। अकाउंटिंग रूल्स की वैल्यू नहीं करी फाइनेंस। मैं बिल्कुल, आप अगर अभी अकाउंटिंग के हिसाब से कर रहे होते तो आप मुझे कहते कि सर पीबीआईटी पे नहीं लगता टैक्स, किस पे लगता है? पीबीटी पे। बट यहाँ पे इंटरेस्ट याद रखना, एफसीएफएफ निकालने के लिए इंटरेस्ट माइनस नहीं होता। तो ये जो टैक्स लगता है, ये टैक्स भी किस पे लगेगा अगर परसेंटेज दी होगी तो? पीबीआईटी। ध्यान रखना, तो एक्चुअल टैक्स अलग हो सकता है, ये नोशनल टैक्स है, ये इकोनॉमिक टैक्स है, ये टैक्स है फॉर वैल्यूएशन। तो टैक्स माइनस करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि कैश फ्लो निकालना है, और कैश फ्लो निकालते वक्त डेप्रिसिएशन
नॉन कैश चार्जेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा इससे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से माइनस किया है कैपेक्स। कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस ने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस हर साल कुछ ना कुछ पैसा लगाता है, कैपेक्स लगाता है, उसको क्या करोगे, माइनस। और जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपने अकाउंट्स में देखा होगा, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज इन रिसीवेबल प्लस माइनस होता है। सेम लॉजिक से अगर आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो पैसा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आपकी वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ रही है तो मतलब और पैसा आप लगा रहे हो ना बिजनेस में, आपके एसेट बढ़ रहे हैं। करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस। तो जितना पैसा और बिजनेस में जा रहा है तो माइनस, और वर्किंग कैपिटल गिर रही है तो पैसा, अरे यार ये कंसेप्ट तो कैपिटल बजटिंग में भी पढ़ा है कि वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज आउटफ्लो है, वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज इनफ्लो है। कंसेप्चुअली अब आपके पास नया कुछ भी नहीं है, बस मेरे को आपको बताना ही है चीजें। अगर आपने किसी भी चैप्टर में अच्छे टाइम इन्वेस्ट कर लिया, फाइनेंस ऐसा पेपर है जैसे अकाउंट्स में आपने एक बार डेबिट क्रेडिट पे अच्छा जनरल एंट्री सीख लिया तो कभी अकाउंट्स का कोई चैप्टर नया कंसेप्ट नहीं देखे जा सकता। आप ये चीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में देखोगे, एफआर के पेपर में, कि बेस अगर एक बार आता है हमें तो कंसेप्ट में कोई नई चीज नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा टॉपिक हो, चाहे कंसोलिडेशन, चाहे लीजेस हो, चाहे कोई भी चीज हो। आप में से कई बच्चे एफए कर ही चुके हैं तो पता है उन्हें। दूसरी चीज, फाइनेंस में भी आपने एक बार मैथ्स पे इन्वेस्ट कर लिया टाइम, वर्किंग कैपिटल, इन सबको समझ ले, कोई भी एक चैप्टर पे ढंग से समझ ले, चाहे कैपिटल बजटिंग को ढंग से कर लिया, बाकी सारे चैप्टर आपको सिमिलर मिलेंगे, टर्मिनोलॉजी सब में सिमिलर मिलेगी। पीबीआईटी, यू आर ऑल अवेयर व्हाट इज पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर मैंने इंटरेस्ट नहीं हटाया, तो मैंने लॉजिक बताया ना आपको कि फर्म की वैल्यू है तो मैं टैक्स ही हटाऊंगा सीधा। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया। अब ये कैपेक्स नई चीज है, बट अकाउंटेंट को कैपेक्स भी पता है। कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। If I invested something in my non-current asset, क्वेश्चन कहता है कंपनी invested this year 500 crores in non-current asset, तो वो क्या हो जाएगा, कैपेक्स। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो अपन को पता ही है, वर्किंग कैपिटल का बढ़ना माइनस, जितना प्लस। अब सर एफसीएफएफ आ गया और एफसीएफएफ से एफसीएफई पहुंचना है तो तीन एडजस्टमेंट होंगी। एफसीएफएफ में जो पहले माइनस नहीं किया था अब माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस आउट हो गई, इंटरेस्ट के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, 1 माइनस टी, क्योंकि इंटरेस्ट क्या देता है, टैक्स सेविंग। तो यहाँ पे लिख लेना इंटरेस्ट 1 माइनस टी। कभी भी इंटरेस्ट पूरा नहीं माइनस होगा। आपका 100 रुपए का इंटरेस्ट कभी 100 रुपए की कॉस्ट नहीं है। कैपिटल बजटिंग, अगेन कैपिटल बजटिंग याद करो, इंटरेस्ट इज नेवर अ कॉस्ट, 100 रुपीज इज नॉट अ कॉस्ट, कॉस्ट इज इफ टैक्स इज 30 कॉस्ट इज 70, इसलिए टैक्स वाला पोर्शन हटा देते हैं। फ्री कैश फ्लो फॉर्म से इंटरेस्ट हटा देंगे। अच्छा डेट को इश्यू करने से पैसा आएगा जाएगा, इश्यू ऑफ डेट, अगर कंपनी लोन इश्यू, लोन से तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा अगर वापस रीपे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। डेट का कोई भी चेंज मैंने अभी तक कंसीडर नहीं किया था। डेट से पैसा आया, डेट का इंटरेस्ट, मैं डेट को ऐसे मान रहा था जैसे कंपनी में है ही नहीं। तो जब भी एफसीएफएफ निकालोगे तो डेट को भूल जाना, ऐसे मानना ये कंपनी 100% इक्विटी है। और जैसे ही एफसीएफई पे आओ तो सब कुछ आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, सिर्फ किसको ढूंढना, डेट को। अब आप सिर्फ डेट को ढूंढने में लगे हुए हो। अच्छा डेट से कुछ पैसा आया क्या, प्लस कर दूंगा। अच्छा डेट को कुछ पैसा दिया क्या, माइनस कर दूंगा। अच्छा डेट का कोई इंटरेस्ट बनता है क्या, हाँ, उसमें टैक्स माइनस करके माइनस कर दूंगा। वो हो गया आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। चेकआउट एक बार जल्दी से देख लो फॉर्मेट को, सारे बच्चे, कोई पॉइंट फॉर्मेट में नहीं समझ आता तो पूछ लो मुझसे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। एक नोट डाल लेना बच्चों, ये नोट हमेशा याद रखना, एग्जाम में कई बार बच्चों को कंफ्यूज हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा अगर आपको कैश फ्लो परपेचुटी में दिए हो, एक मैं सबसे बात पूछ रहा हूँ, अगर ये शायद किसी ने प्रॉब्लम पहले फेस भी की होगी, अगर कैश फ्लो आपको परपेचुटी में दियो, परपेचुटी समझते हो, चाहे एफसीएफएफ हो चाहे एफसीएफई, क्वेश्चन कहता है
these cash flow will go till perpetuity. तो perpetuity की डिस्काउंटिंग तो अपन को आती है, कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग। अगर आपको कैश फ्लो परपेचुटी में दिए हो तो डिस्काउंट रेट आप कौन सा लोगे, नॉमिनल या रियल? ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, लिख लो अपने नोट में। कभी भी परपेचुटी में कैश फ्लो हो तो उसका नॉमिनल से मत करना, वो मैथमेटिकली ना आंसर में डिफरेंस आता है। हमारे एग्जाम में रियल रेट एक्सेप्टेबल है उस केस में। तो इफ कैश फ्लो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, लिख लो पहले एक नोट। व्हेनेवर कैश फ्लोज आर इन परपेचुटी, whenever cash flows are in perpetuity, hopefully all of you understand meaning of perpetuity, same cash flow coming forever. Whenever there is a same cash flow forever, there are two rates. अच्छा, अभी रियल नॉमिनल किसी को याद नहीं आ रहा है तो देखो, अब तो याद दिलाने का समय बचा नहीं है। बट रियल रियल और नॉमिनल रेट, हमारे दो तरीके के रेट हुआ करते थे। कैपिटल बज में हमने पढ़ा था कि रियल रेट वो रेट होता है जिसमें इन्फ्लेशन नहीं होता, नॉमिनल रेट जिसमें इन्फ्लेशन होता है। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो रहने दो। ऐसा कर क्यों रहे हैं, बस याद कर लो इस चीज के लिए कि कैश फ्लो अगर परपेचुअल, मैथमेटिकल रीजन है इसलिए मैं समझाना नहीं चाहता, वैसा कोई कंसेप्चुअल रीजन नहीं है। तो जो मैथमेटिकल रीजन होते हैं हमें कई बार रखने पड़ते हैं। whenever cash flow are in perpetuity, always use real rate for discount. तो मतलब आप न्यूमरेटर में भी कौन सा लोगे, रियल कैश फ्लो, और डिनोमिनेटर में भी क्या लोगे, रियल कैश। ये बहुत आसान कर देगा आपके क्वेश्चन को, ऊपर भी रियल नीचे भी रियल। अब इस क्वेश्चन को बच्चों करो, सारे बच्चे ट्राई कर दो, बस इतना सा ही है वैल्यूएशन, छोटा मोटा और बचा है आपका वैल्यूएशन ओवर होता है। पहले कभी होता था टेक ओवर वैल्यूएशन में पढ़ाता था, इसमें मर्जर एक्विजिशन वैल्यूएशन, तो वो कोर्स से हटा दिया आपके। अच्छा किया, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, एफसीएफएफ। करो ट्राई, फ्री कैश फ्लो टू फर्म से निकालना। और कैश फ्लो को यहाँ पे जो कैश फ्लो आएगा एफसीएफएफ आएगा, उसको क्या मानना है, कुछ ना बोला तो परपेचुअलिटी। वैसे परपेचुअलिटी बोला है क्या, हाँ बोला। द कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एवरी ईयर फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। किसी को बुक से पढ़ना हो ये चैप्टर, तो आपकी बुक में ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 20। बुक का चैप्टर 20 है बच्चों, लिख लेना अपने नोट्स में, चैप्टर 20। अच्छा, इसमें थ्योरी भी है, मार्केट एफिशिएंसी, दो पार्ट है इस चैप्टर के, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी पूरा थ्योरी है, वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी सारी एक साथ कराऊंगा, एक क्लास में आपको सारी थ्योरी करा दूंगा, तो थ्योरी अलग से कर लो। अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
कितना आंसर आ रहा है बच्चों? FCFF कितना आया ये बता दो चल। 81। बिल्कुल गलत। गलत। 46 पॉइंट पास में है बट ठीक नहीं है। अरे देखो, आपको क्या चाहिए? आपको सेम चाहिए, जो फॉर्मेट मैंने लिखा है बिल्कुल सेम मिले तब कर पाओ, बट ऐसा नहीं होता है। देखो, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी इसमें निकालना पड़ेगा। तो 350 माइनस 210 माइनस 24 माइनस पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में तो माइनस, पीबीआईटी में प्लस होगा या माइनस होगा? ये डायरेक्ट कर लो, टैक्स सेविंग ले लो। आपको तो आता ही है ना, डेप्रिसिएशन को दो तरीके से कर सकते हैं। नहीं, नहीं आता सर। जिस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कहाँ आता है? 350, मैं डेप्रिसिएशन को यहाँ माइनस करूं, टैक्स गलत नहीं आ जाएगा अगर आप यहाँ माइनस नहीं करोगे? अगर यहाँ माइनस नहीं करते हो तो फिर डेप्रिसिएशन पूरा ऐड मत करना, जो यहाँ माइनस नहीं कर रहा वो डेप्रिसिएशन ऐड कर रहा है, वो थोड़ी पूजा पाठ शुरू करता है। 210, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 24 और टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन 31। यहाँ माइनस करके बाद में ऐड कर रहा हूँ, लॉन्ग कट वाले से कर रहा हूँ। अगर आपको शॉर्टकट याद हो, डेप्रिसिएशन की डायरेक्ट टैक्स सेविंग भी ले सकते हैं। मेथड 1 मेथड 2 होता है डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का। कितना आया पीबीआईटी? मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ ताकि फॉर्मेट से मैच करता रहे, ऊपर जो लिखवा था। अब इस पे क्या लगाऊंगा? टैक्स। कितना टैक्स? बताओ कितना आ गया? प्रॉफिट, आप इसे बोलते हैं, छोड़ो इसको, तो क्या बोलना कुछ, आप बताओ कितना है? 59.5 प्लस कर दो इसमें, डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 90.5। कैपेक्स है क्या कुछ? 48 का कैपेक्स। वर्किंग कैपिटल चेंजेस है कुछ? कितना आ गया क्या फ्री FCFF? 42.5। ये मेरा FCFF है। और ये FCFF कब तक जाएगा? परपेचुइटी तक। तो इसकी डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या बना? कैश फ्लो अपॉन, ठीक है। अब बच्चों, डिस्काउंट रेट में अपन क्या लेंगे? वैक लेंगे। अब एक चीज यहाँ पे समझनी है, ये जो 42.5 है, ये रियल कैश फ्लो है या नॉमिनल? ये रियल कैश फ्लो है, क्योंकि इसमें अभी आपने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया है, तो ये रियल कैश फ्लो है। और मैंने आपको बताया परपेचुटी के केस में दो तरीके से नहीं कर सकते कि ये ऊपर नॉमिनल नीचे नॉमिनल ले लिया। इसको क्या करना है? रियल। इसको लेना है रियल रेट। सर समझे नहीं आपकी बात, इसको रियल रेट लेना है मतलब, तो निकालो। निकाल दिया आप लोगों ने? कितना आएगा? ये कितना दिया है? वैक दिया है 16। अच्छा, वैक हमेशा क्या होगा? नॉमिनल। इन्फ्लेशन 6, तो रियल रेट निकल जाएगा। कितना आ गया? फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस 16.6% इक्वल्स 1 प्लस नॉमिनल रेट कितना था? 6% इंटू 1 प्लस रियल रेट। रियल रेट सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है? 10%। वेरी गुड। तो आंसर आएगा आपका 42.5 डिवाइड बाय 10%। कितना आया दोस्त ये? 425।
अच्छा, ये 425 हमारा आंसर है या नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? इसमें देखना है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ, इसमें से माइनस कर दो वैल्यू ऑफ डेट। अच्छा, वैल्यू ऑफ डेट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 14 मिलियन ट्रेडिंग एट 130%। तो 14 मिलियन की मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी, 14 इंटू डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? 18.3 या 2? आंसर आ गया आपका। इसे क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ, ये आपको नहीं। दिस इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा बच्चों, हमने सीखा वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। ये तीनों मेथड में अल्टीमेटली कर क्या रहे थे? वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। एक बार वैल्यूएशन ऑफ डेट भी रिवाइज कर लेते हैं और प्रेफरेंस शेयर में। वैल्यूएशन ऑफ डेट और प्रेफरेंस शेयर का रिवाइज ही करना है। जो वैल्यूएशन, जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डेट का पढ़ा था, वही सेम यहाँ दोबारा पढ़ना है। हेडिंग बनाओ अपने पास इसके बाद। वैल्यूएशन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कहता है आप पैसा उठा सकते हो प्रेफरेंस शेयर से। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन करना है तो कुछ नहीं, डिविडेंड अपॉन केपी। जनरली प्रेफरेंस शेयर को क्या माना हुआ है यहाँ पे? इरिडीमेबल। वहीं इरिडीमेबल डेट हो तो इंटरेस्ट अपॉन डिस्काउंट रेट, वही परपेचुइटी वाला फॉर्मूला हो गया ना, इंटरेस्ट अपॉन डिस्काउंट रेट। और अगर रिडीमेबल डेट है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। और डिस्काउंट किस पे करना है? कूपन रेट पे नहीं करना है, मार्केट रेट पे करना है। क्वेश्चन में दो रेट गिवन होंगे, एक रेट जो कंपनी दे रही है और एक जो अभी चल रहा है। तो जो रेट चल रहा है उस पर डिस्काउंटिंग करना, तब आज की वैल्यू आएगी। और इंटरेस्ट कौन से रेट पे लोगे? ये कूपन रेट पे लोगे। इंटरेस्ट कूपन रेट पे लोगे, बट उसकी डिस्काउंटिंग, और अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से निकालना है तो 1 माइनस टी भी करोगे इसका। इंटरेस्ट यू विल टेक एट कूपन रेट, रिडम्पशन यानी रिडम्पशन वैल्यू यानी प्रिंसिपल रिपेमेंट, जितना कंपनी प्रिंसिपल वापस कर रही है। भाई एक, अगर आपसे कोई बोले मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालो जो कि रिडीमेबल है, तो अपन उसमें क्या मिलेगा? अपन को अपने हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा कूपन रेट पे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? एन्युटी फैक्टर से। और जो रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ये जो एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है, ये कौन से लेने हैं? मार्केट रेट। और ये दोनों क्या है? परपेचुइटी। अब टू आर परपेचुइटी। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे आता है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को पूछो तो प्लीज। पीयूष कोई डाउट इसमें? क्लियर है? समझ आ रहा है? इंटरेस्ट के लिए कूपन रेट लोगे, एन्युटी फैक्टर डिस्काउंटिंग के लिए मार्केट रेट, बस इतना ध्यान रखना। एक छोटा सा कई कंसेप्ट आता है, वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल डेट। हेडिंग बनाओ, वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल डेट। अगर कभी कन्वर्टेबल डेट का वैल्यूएशन करने को आए, हमने कन्वर्टेबल डेट वहां भी पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डेट में, कन्वर्टेबल डेट का वैल्यूएशन करने को आएगा तो वहां पे कुछ बातें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल डेट।
कहता है द मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इज हायर वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू इज डेट एंड इट्स कन्वर्टेबल वैल्यू नोन एज फॉर्मूला वैल्यू एडिशनल वैल्यू मे बी आस्क्ड रिगार्डिंग कन्वर्टेबल डेट और फ्लोर वैल्यू एंड कन्वर्जन पीरियड। समझ आ रहा है? कहता है एक डेट जो कन्वर्टेबल है उसमें दो क्वालिटी होती है, वो स्ट्रेट भी होता है और वो कन्वर्टेबल भी होता है। अगर वो स्ट्रेट है तो जब स्ट्रेट मानूंगा मैं उस डेट को तो एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैसे निकलेगी? इफ आई टेक दैट डेट इज स्ट्रेट, भूल जाता हूं कन्वर्जन नहीं है, उस डेट को मैं स्ट्रेट मान लेता हूं, तो स्ट्रेट मानते ही उसकी वैल्यू कैसे निकालो? उसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को डिस्काउंट किस पे कर दोगे? मार्केट रेट पे जो अभी ऊपर पड़ा। अरे एक स्ट्रेट डेट नॉर्मल डेट हुआ, नॉर्मल डेट का वैल्यूएशन अभी तो पड़ा, रिडीमेबल मानोगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिडम्पशन का प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आएगा, मतलब वैल्यू कैसे निकाला स्ट्रेट डेट का? इंटरेस्ट इनटू एन्युटी फैक्टर। इंटरेस्ट कौन से रेट पे? कूपन रेट नॉमिनल वैल्यू पे। एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस कौन सा मार्केट रेट क्या है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये जो निकाला इस वैल्यू को बोलते हैं फ्लोर वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। इससे कम पे तो भाई नॉर्मल डेट की ही इतनी वैल्यू है, तो कन्वर्टेबल डेट की तो वैल्यू ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होगी। तो इसको क्या बोला गया? फ्लोर वैल्यू। फ्लोर मतलब मिनिमम। फ्लोर, आप फ्लोर पे खड़े होते हो ना, फ्लोर से नीचे तो नहीं जाता ना इंसान कभी, या चले जाते हो? स्ट्रेट, स्ट्रेट डेट, स्ट्रेट। अच्छा, अगर कन्वर्टेबल डेट का वैल्यू निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो कहता है यहां पे क्या करो, दो चीज निकालो, वैल्यू एज स्ट्रेट डेट और दूसरा क्या निकाल लो? वैल्यू एज, हाँ वैल्यू एज इक्विटी, कन्वर्ट हो जाएगा। और दोनों में से जो हायर हो उसको क्या मान लो? कन्वर्टेबल डेट का। सिंपल। तो ये हो गया रिडम्पशन और कन्वर्जन। हाँ रिडम्पशन और कन्वर्जन में वही डिफरेंस हो गया। जब यहाँ पे वैल्यू एज इक्विटी निकालोगे तो रिडम्पशन की जगह क्या ले लोगे? कन्वर्जन में। जिसको याद है उसको क्लिक हो रहा होगा। देखो दोबारा से बात समझना, मेरा डेट अगर स्ट्रेट है तो उसकी जो वैल्यू निकलती है उसे क्या बोलते हैं? फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू मतलब फ्लोर वैल्यू और वैल्यू ऑफ वैल्यू एज इक्विटी, मतलब वैल्यू ऑफ डेट तो क्या है? यही है फ्लोर वैल्यू। और जो ये वैल्यू एज इक्विटी निकली है, वैल्यू एज इक्विटी कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट तो लोगे ही लोगे, प्लस रिडम्पशन की जगह पे क्या ले लोगे? सर वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकालना आता। चलो अभी देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इसको नोट करो कैसे निकलता है। यहाँ तक ठीक है? अभी क्वेश्चन देखो। पढ़ना जरा इस क्वेश्चन। पहले मुझे बस पढ़ के इतना बताओ कि मैं इसके इसको क्या मान रहा हूँ? स्ट्रेट बॉन्ड, सीधा बॉन्ड, स्ट्रेट बॉन्ड मान रहा हूँ जो कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट बॉन्ड मानता हूं तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? क्या क्या लूंगा? छोड़ो बाकी सारा क्वेश्चन, सिर्फ ऐसा बताओ कि मैं इसको स्ट्रेट बॉन्ड मानता हूं तो इंटरेस्ट कितना लूंगा हर बार? सोचो जल्दी से। हम इंटरेस्ट 12 लेंगे या टैक्स भी हटाएंगे? टैक्स तो दिया ही नहीं है, हटाओगे कैसे? इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से होगी ना ये वैल्यूएशन।
जब टैक्स नहीं गिवन तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, यहाँ भी दो फंडे होते हैं, कंपनी का पर्सपेक्टिव या इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव। अच्छा ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इंटरेस्ट 12 लेंगे। अच्छा, और रिडम्पशन वैल्यू कितनी लोगे, कितना लोगे? 100, 112, 112 क्यों लोगे? अरे एन्युटी फैक्टर ऐसे कैसे लगा पाओगे फिर, बेटर अलग अलग करके करना है ना। तो वैल्यू एज डेट, इंटरेस्ट कितना लूंगा हर साल? 12। सर 12 कैसे आया? नॉमिनल वैल्यू 100, कूपन रेट इनटू एन्युटी फैक्टर। अच्छा, डिस्काउंटिंग के लिए कौन सा रेट लूंगा, 12% या 8%? यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 8% एन्युटी फैक्टर 5 साल का कितना आ रहा है, ये मैं ही बता देता हूँ, 3.993। ये 3.993, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। एक फॉर्मूला शीट होती है एग्जाम में, उस पर क्लिक करोगे तो ओपन होके सामने आ जाएगा। प्लस रिडम्पशन पे कितना पैसा मिलेगा, 100 इनटू, यहाँ पे एन्युटी फैक्टर नहीं लेते, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अच्छा, जिस बच्चे को अभी भी एन्युटी और फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में डिफरेंस ना समझ आ रहा हो, तो सुबह शाम की पूजा हनुमान चालीसा करनी है आपको। 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना लेंगे, तो हम 8% से लेंगे 5th ईयर का, तो ये निकलेगा 1 डिवाइड बाय, ये भी वैसे आपको मिल जाएगा 108 पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आ रहा है 0.681, 0.681 ये आ रहा है आपका। तो इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन करेगा 116.016। ये क्या है, स्ट्रेट वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, एक और नाम से क्या बोलेंगे इसको, फ्लोर। अच्छा, एक वैल्यू और चाहिए, वैल्यू एस इक्विटी, कन्वर्जन वैल्यू निकालने के चेक करने दोनों में से हायर कौन सी है। अच्छा, कन्वर्जन वैल्यू वो नहीं होती, दोनों में से हायर को वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट बोलते हैं, वैल्यू एस इक्विटी। वो बताओ यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकले। मार्केट वैल्यू जो अलग अलग मार्केट प्राइस दिए आपको, तो एक 4 दिया, एक 5 दिया, एक तो देखो बच्चों, अगर अपन तीनों केस में देखें, इस क्वेश्चन में ना वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल नहीं सकता। रीजन बीइंग, इन्होंने हमें ग्रोथ रेट नहीं दिया। एक बार रिक्वायरमेंट को अगर अपन देखें तो शायद इन्हें हमें हमसे कर
चाहिए भी नहीं कि हम इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालें। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा दी हो। इन्हें मालूम है क्या चाहिए? शुड इन्वेस्टर कन्वर्ट इफ करंट शेयर प्राइस इज 456। ये जानना चाहता है कि इसमें से कौन से प्राइस पे इन्वेस्टर को कन्वर्जन के लिए जाना चाहिए। बस ये तो आपसे पूछना चाहता है कि कहाँ आपको लग रहा है कि कन्वर्जन के लिए कौन से। तो अपन सबसे पहले चेक नहीं करते थे कन्वर्जन इज लाइकली टू हैपन और नॉट। तो उसके लिए आप क्या देखोगे कि कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, कौन से केस में कन्वर्जन होगा, कौन कौन से केस में कन्वर्जन इज नॉट लाइकली टू हैपन। तो जो धनुष में बड़ी वैल्यू वैल्यू हाँ सी में होगा। बिल्कुल, बस करेक्ट आंसर। अगर आप देखो तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी ना निकाल के हमें ये देखना चाहिए कि तीनों केस में हमें कन्वर्जन वैल्यू कितना मिल रहा है। अगर आज ही कन्वर्ट करा ले तो कितना कन्वर्जन वैल्यू है पहले केस में? 20 इंटू कितने शेयर मिलेंगे? 20। एक के बदले 20, तो 20 इंटू 4। पहले केस में कितना है? 80। केस 2 में 100 और केस 3 में 120। तो 120 वाले में मुझे वैल्यू पर शेयर कितना मिल रहा है? अगर आप देखो तो जिस केस में मुझे 120 मिल रहा है, आपका कन्वर्टेबल का वैल्यू कितना आ रहा है? आज मेरे कन्वर्टेबल का वैल्यू वर्सेस 116 है ना। आज मेरे कन्वर्टेबल का आज का वैल्यू कितना है? और कन्वर्जन का आज का वैल्यू कितना है? शेयर का आज का वैल्यू कितना है? 80। इस केस में यू विल गो विद कन्वर्जन? नो। इस केस में, इस केस में यू विल गो विद कन्वर्जन, क्योंकि आपका ब्रेक इवन कितना था? अल्टीमेटली 116 आपको 20 शेयर पे, आज आपको 5.8 से ज्यादा मिलेगा तो यू विल गो। ब्रेक इवन पॉइंट 5.8 हो गया ना। आप दोनों, अगर आपको 5.8 का वैल्यू होता तो आप दोनों में से किसी के भी साथ जाते, कुछ किसी में भी ज्यादा कमाई नहीं होती। समझो, मेरा डेट का आज का स्ट्रेट डेट का वैल्यू कितना है? 116। अगर मार्केट प्राइस 4 रुपए है तो आज मेरे शेयर का वैल्यू कितना है? टुडेज कन्वर्जन वैल्यू 80। केस 2 में 100, केस 3 में 120। तो ना केस 1 में आई विल गो विद कन्वर्जन, neither case 2 I will go with conversion, but in case 3 I will go with conversion because my break even point is only 5.8 but I am getting 6 per share। 120 के हिसाब से मुझे कितना मिल रहा है? 6 पर शेयर। 116 के हिसाब से चाहिए कितना था? 5 पॉइंट पर शेयर। इसमें आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। जो मैं बता रहा था आपको, इसमें मार्केट वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, कन्वर्जन प्रीमियम सारा निकालना है। एक बार रीड करना है इसको। देखो, सॉल्यूशन नोट करना है इसका। ए, सबसे पहले अपन निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि कन्वर्जन होगा या नहीं। पहला काम क्या चेक करते थे? कन्वर्जन लाइकली टू हैपन और नॉट। अगर कन्वर्जन नहीं होगा तो स्टेट बॉन्ड वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए दो चीजें निकालनी होती थी।
पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों आज से कंपेयर किया था, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड की भी आज की वैल्यू थी और शेयर्स की भी। इस क्वेश्चन में दोनों हम किससे कंपेयर करेंगे? दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप रिडम्पशन वैल्यू ले रहे हो तो शेयर की भी कौन सी वैल्यू लोगे? फ्यूचर की। बट अगर आप डेट की आज की वैल्यू ले रहे हो तो शेयर की भी कौन सी वैल्यू लोगे? आज की। तो आज रिडम्पशन वैल्यू ले रहे हैं इस केस में, तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? कितने पर रिडीम होगा? कुछ प्रीमियम बोल रखा है? डेट कितने पर रिडीम हो रहा है बच्चों? 100 पे ही बोला हुआ है। फेस वैल्यू पर रिडीम हो रहा है $100 पे। आप मुझे जरा कन्वर्जन वैल्यू भी बता देंगे, कितने शेयर मिल रहे हैं एक के बदले? 30 शेयर्स मिल रहे हैं। एक का प्राइस कितना है आज का? 3.3। और ये ग्रो कितने पे करेगा? 5%। देखो समझना है, इससे और पिछले वाले केस में डिफरेंस समझ आ रहा है? पिछले केस में दोनों वैल्यू आज की थी और इसमें दोनों वैल्यू कब की है? फ्यूचर की। तो 1.05 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 114.60। Since conversion value is greater than reduction value, conversion will take place. तो अब अगर मुझे वैल्यू निकालना है बॉन्ड का, तो किस पे निकालूंगा? कन्वर्जन वैल्यू पे। तो वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा? इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हर साल? 8%। तो 100 रुपए के बॉन्ड पे 8 रुपए का इंटरेस्ट इंटू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितनी लूंगा? 114 100 नहीं लूंगा, 114 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए रेट कितना लोगे? 6%। तो कैलकुलेट कर लो। 8 इंटू 2.673 प्लस, मैं आपको रेट बता रहा हूं, 8 इंटू 2.673 प्लस 114.60 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि आपका होगा 0.840। ये आपका क्या आ गया? 117.64। व्हाट इज दिस? मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। मार्केट वैल्यू ऑफ, अगर मुझे स्ट्रेट बॉन्ड का मार्केट वैल्यू निकालना हो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्लोर वैल्यू भी निकालो, तो सब कुछ सेम रखूंगा, बस 114 की जगह क्या ले लूंगा? 100। सेकेंड, मार्केट वैल्यू ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड बिल्कुल सेम रखेंगे, सब कुछ सेम टू सेम। बस क्या करना है? 8 इंटू एन्युटी फैक्टर सेम 2.673, 6% से डिस्काउंट करेंगे, 100 इंटू 0.840। कितना आ रहा है दोस्त? 105। ये आया आपका 105.38, 105.4 ही हो गया। अच्छा, लास्टली कन्वर्जन प्रीमियम, ये नई चीज हो सकती है। कन्वर्जन प्रीमियम किसका और किसका डिफरेंस होता होगा? हाँ, कहता है कन्वर्जन प्रीमियम डिफरेंस है, लिख लो कन्वर्जन प्रीमियम। इसका फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ था, अगर नोट नहीं किया तो आप ऊपर कर सकते हो। कन्वर्जन प्रीमियम का फॉर्मूला क्या दिया है? मार्केट वैल्यू माइनस करंट कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन प्रीमियम का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू माइनस करंट कन्वर्जन वैल्यू। तो मतलब आज की वैल्यू और आज का कन्वर्जन, अब दोनों क्या ले रहे हैं? आज का। प्रीमियम में अपन हमेशा क्या लेंगे? आज का। तो कन्वर्जन वैल्यू आज की, कन्वर्जन प्रीमियम निकालने के लिए आज की कन्वर्जन वैल्यू कितनी थी? 11764, 117.64। और अगर आज मैं कन्वर्ट कराऊंगा तो कितने पैसे मिलेंगे? 30 इंटू 3.3, 30 इंटू 3.3। ये तो बहुत ज्यादा प्रीमियम आ रहा है। 105? नहीं नहीं नहीं, कन्वर्जन प्रीमियम लगा रहे हैं, मतलब आज कन्वर्ट ना करके फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। आज कन्वर्ट करें तो कितना मिलेगा? 99। और फ्यूचर में कन्वर्ट करके रखेंगे तो 117 आज के टर्म्स में। तो फायदा कितना हो रहा है? स्ट्रेट बॉन्ड की वैल्यूएशन से प्रीमियम का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेट बॉन्ड की वैल्यूएशन तो सिर्फ हम चेक करते हैं कन्वर्जन करें या ना करें। बताओ कितना आ रहा है?
18.64। और कई बार आपको बोल देता है प्रीमियम पर शेयर निकाल दो, तो पर शेयर के लिए डिवाइड कितने से कर दोगे इसको? 30। 18.64 डिवाइड बाय 30, 0.62 पर। एग्जाम में ध्यान रखना पर शेयर पूछा है या टोटल प्रीमियम पूछा है, क्योंकि अगर आपने टोटल निकाल के रख दिया सिर्फ डिवाइड करना, कंप्यूटर गलत कर देगा उसको, तो उसको थोड़ा पेशेंटली पढ़ लेना कि पर शेयर पूछा है या। आती है बात समझ हर बच्चे को वैल्यूएशन का ये कंसेप्ट? तो एक चीज ध्यान रखना बस, अगर आपको परपेचुटी के कैश फ्लोज दिए हुए हैं विद इन्फ्लेशन दिए हुए हैं, मान लो परपेचुटी ग्रोइंग एट इन्फ्लेशन बोला हुआ है 2% के रेट से, तो भी आप क्या करना, ग्रोथ मॉडल मत लगाना, सीधा क्या करना, रियल रेट। क्योंकि परपेचुटी के केस में हमें कैश फ्लोज को ना कांस्टेंट रखना होता है हर साल, तो हमेशा अपन डिस्काउंटिंग किस रेट से करेंगे, रियल रेट से। तो वो कंसेप्ट इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, उसमें गलती ना हो बस उसका ध्यान रखना। हाँ वैल्यूएशन के हाँ वैसे मैं तो वैल्यूएशन के क्वेश्चंस में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी परपेचुटी विद ग्रोथ दिया हो तो उसमें रियल रेट से डिस्काउंट करना है। हाँ बाकी अगर आपको ग्रोथ इन्फ्लेशन दिया है तब ये बात कर रहा हूँ, ग्रोथ दी है तब तो आप सिंपल लगा सकते हो ग्रोथ, बट वर्ड इन्फ्लेशन लिखा है तब, क्योंकि रियल रेट निकालने के लिए इन्फ्लेशन तो चाहिए ही, ग्रोथ से थोड़ी रियल रेट निकलता है। क्वेश्चन में अगर इन्फ्लेशन लिखा है कि कैश फ्लो ग्रोथ से नहीं ग्रो हो रहा, इन्फ्लेशन से ग्रो हो रहा है, उन सब क्वेश्चंस के लिए मैं क्या, देखो मैं अगर दिखाऊं आपको एक क्वेश्चन ऐसा, हालांकि वैल्यूएशन हमारा कंप्लीट है, अब आप वैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सेप्ट थ्योरी। थ्योरी अभी वैल्यूएशन की पढ़ना चाहो खुद से पढ़ना चाहो, मार्केट एफिशिएंसी है, वीक फॉर्म, अलग अलग टाइप की मार्केट एफिशिएंसी पे बात करी हुई है, वो ट्राई करके देख सकते, पढ़ के देख सकते हो टाइम मिलता है तो। बट प्रैक्टिकली नाउ यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चन। एक जो मैं आपको ये परपेचुइटी वाली चीज बता रहा था वो जरा देखो यहाँ पे, देखो जैसे क्वेश्चन है, कहता है AMC company will receive a perpetuity starting 2 year time 10,000 per year increasing by rate of inflation 2%। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना बोल रहा है, 2%। तो इसको करने का तरीका एक ये हो सकता है ना, अच्छा स्टार्टिंग इन 2 years टाइम, ये स्टार्ट कब से हो रही है, 2 years में, और डिलेड वाला केस है। एक हो सकता है आप कैश फ्लो इंटू 1+G अपॉन KE माइनस G करो, वैसे मत करना। अगर इन्फ्लेशन दिया है तो क्वेश्चन क्या कहता है, in order to use perpetuity factor 1/r the annual amount must be constant, so calculation need to be done in real terms। the money cost of capital is given in the question, so real rate निकाल लिया, मनी दिया तो रियल रेट निकाला, कितना आया 8%, और 8% को कैश फ्लो से डिस्काउंट कर दिया तो आंसर आ गया 10,000 को सीधा सीधा क्या कर दिया 8% से डिस्काउंट करके। अच्छा ये 0.926 क्यों मल्टीप्लाई किया है, डिलेड है, तो आंसर कब आया होगा, 1 साल पीछे, सेकेंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में आंसर आया होगा, सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो रही है ना परपेचुइटी, तो आंसर कब आया होगा, फर्स्ट ईयर में। ऐसा समझो 0 1 2, यहाँ का आंसर आया होगा यहाँ पे, और हमें इसको लेके जाना है यहाँ पे, तो इसलिए 8% से डिवाइड करने के बाद 0.926 से मल्टीप्लाई भी किया, मतलब 10,000 डिवाइड बाय 8%, वो माइनस करने की वो तो अलग तरीके से क्या हुआ, इंटू 0.926, देखो सेम आंसर आएगा, 10,000 को 8% से डिवाइड कर दिया इंटू 0.926, 11,5 115,756। आती है भाई समझ? ठीक है बच्चों, तो यहाँ वैल्यूएशन कंप्लीट होता है, इसको कंप्लीट कर लो सारे बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में अपन फॉरेक्स जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करें।